Good morning, students. Welcome to class of quantum mechanics. In the previous lecture, we discussed potential barrier. Okay, हमने potential step पढ़ा when energy of particle was less than V naught. Then we studied potential step when energy of particle was greater than V naught. After that, we studied potential barrier, जिसमें कि दो boundaries थी. And today we are going to discuss potential well. Okay. Here you can see it's a well. अब well तो आपने देखा ही है, ठीक है, जो कुआं होता है तो उसमें क्या होता है, हाइट नहीं होती, डेप्थ होती है. अभी हमने जो पढ़ा पोटेंशियल स्टेप या पोटेंशियल बैरियर, उसमें हाइट थी. हम बोलते थे स्टेप हाइट, क्योंकि वो नॉर्मल नीचे से जाके ऊपर जाना होता था उसने. ओके. लेकिन अब ये जो पोटेंशियल वेल है, इसमें क्या है, इसने ऊपर है और इसने नीचे जाना है. ठीक है, तो क्लियर है. जैसे कुआं होता है, इट्स डीप, सिमिलरली दिस इज अवर पोटेंशियल वेल. तो उस केस में भी जहां से तो पार्टिकल आ रहा है वहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. सो V इज इक्वल टू जीरो ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस वेल. यानी कि आपका रीजन 1 और रीजन 3 में V जीरो है, और रीजन 2 में, बिकॉज जब पार्टिकल यहां से आएगा वो यहाँ फॉल कर जाएगा, ठीक है ना, तो फॉल करके उसको ये काफी नेगेटिव पोटेंशियल उसको फेस करना पड़ेगा. बिकॉज अब हाइट हमारी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में नहीं है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है. सो दैट्स वाई V इज माइनस V नॉट. ठीक है, ये क्लियर है. सो हियर वी हैव Vx इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन a. तो यहां पर ये जो आपका वेल है, इसकी जो विड्थ है दैट इज a. V नॉट डेप्थ ऑफ द वेल है एंड इट इज अ पॉजिटिव नंबर. ठीक है, और a इसकी विड्थ है. सो रीजन फर्स्ट एंड थर्ड में हमारा पोटेंशियल जीरो है. फर्स्ट रीजन लाइज टू द लेफ्ट ऑफ दिस जीरो बाउंड्री एंड थर्ड रीजन लाइज टू द राइट साइड ऑफ दिस बाउंड्री ए. और जो रीजन 2 है उसमें हमारा पोटेंशियल है माइनस V नॉट फॉर x लाइन बिटवीन 0 एंड a. अब अगेन हम दोनों वे से कंसीडर करेंगे, क्लासिकली भी एंड क्वांटम मैकेनिकली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिकली. क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है E माइनस V, इट कैन नेवर बी नेगेटिव. क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है, यानी कि जब आपका पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, सो एट दैट टाइम योर काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. सो या तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है या पॉजिटिव होती है. मतलब either your particle is moving or it is not moving. If it is moving, its kinetic energy is positive. If it is not moving, its kinetic energy is negative. But kinetic energy is zero. बट जो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, ये एक मीनिंगलेस कंसेप्ट है. आप इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करोगे? ठीक है, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. सो ये जहां पर x लेस देन जीरो और x ग्रेटर देन a में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है. सो इन दैट केस जो काइनेटिक एनर्जी है E माइनस V, वो पॉजिटिव कब हो सकती है? जब आपका E ग्रेटर देन जीरो हो. हमारे पास टोटल एनर्जी होती है E एंड दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. अब रीजन फर्स्ट और थर्ड में हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. ओके, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है दिस E माइनस V, ये पॉजिटिव कब होगा? इफ V इज जीरो then this implies your E is greater than zero, which further implies that your kinetic energy is also greater than zero, यानी कि पॉजिटिव. तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होने के लिए आपका E जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. ओके, यानी टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इट शुड बी पॉजिटिव. Thus, a particle with E greater than 0
cannot exist in the region x less than 0 and x greater than a। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। तो एग्जिस्ट करने का मतलब है कि वहां पर रेस्ट में होना, कि वहीं रहना। बट क्लासिकल मैकेनिक्स ने ये कहा कि अगर पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर है, पॉजिटिव है, तब पार्टिकल फर्स्ट और थर्ड रीजन में नहीं रह सकता। Therefore, it will move in the region second because E is negative। तो फिर वो सेकेंड रीजन में मूव कर जाएगा, और सेकेंड रीजन में क्या है? आपका E नेगेटिव है, क्योंकि जो V है दैट इज माइनस V नॉट। सो इन अदर वर्ड, पार्टिकल इज बाउंडेड इन द पोटेंशियल वेल। और वो बाउंडेड कैसे है? द E इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड E, जिसको हमने -5 कह दिया। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली पार्टिकल जो है वो सेकेंड रीजन में, या कह लो वेल में जाकर गिर जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि अगर उसकी एनर्जी फर्स्ट और थर्ड रीजन में काफी ज्यादा है, ठीक है, तो अब कोई चीज बहुत ही फास्ट आ रही है, ठीक है, तो वो फटाफट इस पोर्शन को क्रॉस कर देगी। वो यहाँ पर वेट नहीं करेगी बिकॉज इट्स एनर्जी इज पॉजिटिव, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इस टाइम पॉजिटिव है, तो वो यहाँ पर तो रहेगी नहीं। ठीक है, आगे क्या आ रहा है? वेल आ रहा है, तो डेफिनेटली वो वेल के अंदर ही चली जाएगी। फिर वेल के अंदर जाकर उसको ये पोटेंशियल मिल रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल, फिर उसके लिए बाहर आना मुश्किल है। तो पार्टिकल इज बाउंडेड इन दी पोटेंशियल वेल, फिर वो यही ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा इस रीजन में। यहां से आया एंड यहाँ पे फॉल किया, एंड दैट्स इट। ओके, सो अगेन हम वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन लेंगे विच इज योर टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है, तो ये हमने कॉमन लिख दी टर्म। अब हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रीजन के लिए इक्वेशन लिखनी है। तो फर्स्ट के केस में V 0 है, तो हमने V को 0 कर दिया। थर्ड के केस में भी V 0 है। ओके, तो ये psi 1 और psi 3 बिल्कुल एक जैसे हैं। बट सेकेंड में आपका V क्या है? नेगेटिव है, तो E माइनस V है, बट V इज योर माइनस V नॉट। ओके, सो आपका ये टर्म बन गई E प्लस V नॉट। सो फर्दर हमारे पास ये सारी टर्म्स आ गई। इसमें अगेन आप देखो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, लेकिन ये है 2m अपॉन एच कट स्क्वायर V नॉट माइनस 5, क्योंकि हमने E को लिखा है 5। ओके, एंड दैट टू -5। तो एक टर्म होगी हमारी अल्फा 1 स्क्वायर और दूसरी हो गई अल्फा 2 स्क्वायर। अब हमने लिखनी है इसकी सॉल्यूशंस। तो पहले तो हमने अल्फा 1 अल्फा 2 की फॉर्म में लिख दिया, और ये यहां पर मिस्टेक है, दिस इज योर अल्फा 1। सो अब हमने इसको -अल्फा 1 स्क्वायर -अल्फा 2 स्क्वायर एंड -अल्फा 1 स्क्वायर, लेकिन यहां पर हमने चेक करना है कि कहां पर माइनस साइन है और कहां पे प्लस, बिकॉज बुक में काफी जगह मिस्टेक्स हैं। ओके, सो इन दोनों में वी विल हैव ए माइनस साइन, फर्स्ट और थर्ड में माइनस साइन आएगा और सेकंड वाले में प्लस आएगा। ठीक है, सो लेट मी करेक्ट इट। सो इक्वेशन सेकंड और फोर्थ में आपका नेगेटिव साइन है, थर्ड में पॉजिटिव। अब अगेन हमने सॉल्यूशन लिखना है, एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि आपको बस ध्यान देना है कि वेदर इक्वेशन में पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव। इफ इट इज अ नेगेटिव साइन तब आपके सॉल्यूशन में आयोटा नहीं आएगा, एंड इफ इट्स ए पॉजिटिव साइन देन डेफिनेटली आयोटा विल बी देयर। ठीक है, सो psi 1 में नेगेटिव साइन है, सो हमारे पास आंसर आ गया AE अल्फा 1x and minus alpha 1x with B। और थर्ड psi 3 की सॉल्यूशन में आ गया अल्फा 1 एंड माइनस अल्फा 1, बट psi 2 के सॉल्यूशन में आ रहा है आयटा अल्फा 2 एंड माइनस आयटा अल्फा
2x। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास इक्वेशंस हैं और सब में 2-2 टर्म्स हैं। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब भी पावर पॉजिटिव एक्स हो तो दैट रिप्रेजेंट मोशन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अगर पावर में नेगेटिव एक्स है सो दैट रिप्रेजेंट मोशन इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, सो मोशन इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। ओके, यहां तक क्लियर है? अब अगेन हमने कुछ पॉसिबिलिटीज को रूल आउट करना है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, साई वन में आप देखो हमारे पास दोनों टर्म्स हैं ए एंड बी। ए रिप्रेजेंट कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन और बी रिप्रेजेंट कर रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो कि पार्टिकल अगर यहाँ से आ रहा है और उसको कोई बैरियर तो मिल नहीं रहा, देयर इज नो बैरियर। ठीक है ना, ये बैरियर नहीं, ये वेल है। ओके, सो वेल में तो गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम होते हैं। बैरियर होता है जो कि उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है, बट वेल तो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सो यहां से जब पार्टिकल आ रहा है तो उसकी जो मोशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में तो हो ही नहीं सकती। तो ये जो हमने बी लिखा है टर्म, ये नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर एक बार वो वेल में गिर गया तब हमें पता है कि वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। तो हमने जो साई टू की इक्वेशन में दो टर्म्स लिखी है सी और डी, ये जस्टिफाइड है। फिर नेक्स्ट, अगर बाई चांस उस पार्टिकल की इतनी एनर्जी थी कि वो वापस से वेल से बाहर आ गया, तब भी वो आगे के आगे चलता जाएगा, आगे फिर कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो यहां पर अगर पहुंच गया वो रीजन थर्ड में, तब भी उसकी मोशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही रहेगी। ऑल राइट, सो दैट मीन्स थर्ड रीजन में भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। सो जो हमने साई थ्री के सोल्यूशन में ये जो नेगेटिव एक्स वाली टर्म लिखी है ये नहीं होनी चाहिए। सो दैट मीन्स हमने बी और एफ इनको रिमूव करना है। ओके, सो जनरली हमें यही लगेगा कि हमने बी एंड एफ को रिमूव करना है। फाइन, सी डी तो टोटली करेक्ट है, ए भी करेक्ट है। बट अब आप यहां पर एक चीज देखो कि अगर हम जो इसकी लिमिट्स लेते हैं, हमने यहां से कहने कि पार्टिकल बहुत दूर से आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से आ रहा है। ठीक है, फिर वेल में चला गया एंड देन फिर प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। यूजुअली वेव फंक्शन को फाइनाइट होना होता है, ये हम पहले भी पढ़ा हुआ है कि वेव फंक्शन की कंडीशन होती है दैट इट मस्ट बी फाइनाइट। अब ई रेज टू द पावर इंफिनिटी क्या होता है? दैट इज इंफिनिटी। एंड ई रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है? दैट इज जीरो। बट अगर हम इस केस में देखें तो क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू माइनस इंफिनिटी क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? लेट्स चेक। ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा वन माइनस इंफिनिटी, दैट मीन्स ई रेज टू द पावर अल्फा वन इंफिनिटी विच इज इंफिनिटी। सो ये तो आ गया नॉट फाइनाइट। ए फाइनाइट है माइनस इंफिनिटी पे? यस, ये फाइनाइट है। ओके, साई थर्ड में देखते हैं। अगर हम इसको देखें, अब यहाँ ये राइट हैंड साइड है तो हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे हमने नेगेटिव को कंसीडर किया था क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू जीरो, तो अगर ये कंटिन्यू दिखा दें तो ये x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी जा रहा है, और इसको कंटिन्यू दिखा दें तो ये x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है। तो हमने एक्सट्रीम लिमिट्स पे चेक करना है। तो अगर इसको देखें तो हमारे पास आएगा ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा वन इंफिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव देख रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास नेगेटिव है और इसके लिए पॉजिटिव। सो दिस इज ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा वन इंफिनिटी विच इज जीरो। एंड व्हाट अबाउट दिस e raised to the power alpha 1 infinity which is infinity, तो ये भी नॉट फाइनाइट आ गया।
ये आपका फाइनाइट आ गया, ठीक है। सो फर्स्ट और थर्ड में ए आपका फाइनाइट है, बी नॉट फाइनाइट, ई आपका नॉट फाइनाइट है और एफ फाइनाइट है। तो हम किसको अप्रूव करेंगे? हम अप्रूव करेंगे फाइनाइट टर्म्स को और हम रिजेक्ट करेंगे नॉट फाइनाइट टर्म्स को। सो फाइनाइट टर्म्स कौन सी हुई? ए एंड एफ, एंड नॉट फाइनाइट कौन सी हुई? बी एंड ई। तो इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग एफ हम रिजेक्ट करेंगे ई को, और बी तो हो ही रहा है रिजेक्ट। ओके, सो हियर अब हमने बी एंड ई को रिजेक्ट कर दिया। अब अगेन हमारे पास दो बाउंड्रीज अभी भी हैं जो कि वेल की फॉर्म में है, बट स्टिल जो आपका वेव फंक्शन है उसको वो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सो साई एंड कर्ली साई बाय कर्ली एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू ए। तो पहले एक्स इक्वल टू 0 पे देख लेते हैं साई क्या बनता है, तो वो आ गया ए प्लस सी, ए इज इक्वल टू सी प्लस डी। और एक्स इक्वल टू ए पे क्या बनता है, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पर कौन से वेव फंक्शंस हैं? फर्स्ट एंड सेकंड एक्स इक्वल टू 0 पे प्रेजेंट है, और एक्स इक्वल टू ए पे सेकंड और थर्ड प्रेजेंट है। ओके, सो एक्स इक्वल टू ए पे सेकंड और थर्ड के लिए किया तो हमारे पास ये आ गया। सेकंड बाउंड्री कंडीशन है डेरिवेटिव की, तो एक्स इक्वल टू 0 पे कौन है? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास वैल्यूज आ गई। और सिमिलरली एक्स इक्वल टू ए पे हमारे पास है सेकंड एंड थर्ड, तो वो सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब आपके पास इक्वेशन 15 है विच इज a इज इक्वल टू सी प्लस डी, और इक्वेशन 17 है विच इज अल्फा 1 a अपॉन आयटा अल्फा 2 इज इक्वल टू सी माइनस डी। लेकिन ये दोनों किसके लिए हैं? x इक्वल टू 0 के लिए। ओके, सो ये 15 एंड 17 जो इक्वेशन है ये x इक्वल टू 0 के लिए है, तो हम उनको ऐड करके विल सॉल्व, और हमारे पास आ गया c एज a बाई 2 अल्फा 2 माइनस आयटा अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। सिमिलरली एक बार हमने ऐड कर लिया, अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 17 को 15 में से, तो हमारे पास d आ गया इन टर्म्स ऑफ a। सो a बाई 2 अल्फ 1 प्लस आयटा अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारी 16 और 18 है, तो 16 इक्वेशन है x इक्वल टू a के लिए एंड 18 भी x इक्वल टू a के लिए, तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ओके, सो एक बार हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया c इन टर्म्स ऑफ f बाय 2 एंड दिस कंप्लीट टर्म। ओके, और जो हमारी इक्वेशन 19 थी जिसमें हमने c इन टर्म्स ऑफ a बाय 2 निकाला था, और यहाँ पर c आ रहा है इन टर्म्स ऑफ f बाय 2, तो हम क्या करेंगे, c की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ a बाय 2 वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि हमने निकालना है f। आप यहाँ पे देखो, हमने c भी a की टर्म में निकाल लिया, d भी a की टर्म में निकाल लिया, और अब फाइनली f भी a की टर्म में निकाल लिया। हम ऐसे ही करते हैं, किसी एक कांस्टेंट की टर्म में बाकी सारे कांस्टेंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, b और e तो ऑलरेडी है ही नहीं हमारे पास, तो a ऑलरेडी a है, c d और f को भी हमने a की टर्म्स में लिख दिया। एक बार हमने 16 और 18 को ऐड किया है, एक बार हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके d आ गया इन टर्म्स ऑफ f, फिर अगेन d की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे a वाली। ओके, सो अगेन आपके पास f आ गया इन टर्म्स ऑफ a। अब इक्वेशन 21 एंड 22 दोनों f हैं, तो हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। जब हम इन्हें इक्वेट करेंगे ए कैंसल आउट हो जाएगा, और इन सारी टर्म्स, ये सारा मैथमेटिक्स आपने सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके,
इट्स वेरी इजी, सिंपली ए माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा. ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, सो यहाँ पे करेक्ट करना है कि ये आपका प्लस ए स्क्वायर होता है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. बट सिंस यहाँ पर आयोटा है और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन. सिमिलरली a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो अगेन यहाँ पर बी स्क्वायर में आयोटा अल्फा 1 है तो आयोटा स्क्वायर माइनस साइन दे देगा. ठीक है, सो इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, हाइपरबोलिक्स के भी और सिंपल भी. साइन हाइपरबोलिक थीटा, कॉस हाइपरबोलिक थीटा हमने यूज किया था प्रीवियस डेरिवेशन में, और इसमें यूज करें साइन थीटा एंड कॉस थीटा. इसको सॉल्व करेंगे. साइन कॉस अपॉन साइन इज कॉट थीटा, तो यहाँ पे कॉट आया हुआ है एंड हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई 2 कॉट अल्फा 2a इज इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2. ठीक है, सो ये कैलकुलेशन आपने अच्छे से करनी है, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. सो दिस इक्वेशन इज नोन एज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. अब जो सॉल्यूशन है इक्वेशन का वो क्या होगा, आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब हमने इनिशियली अल्फा 1 और अल्फा 2 ऑलरेडी मेंशन किए थे, अल्फा 1 एंड अल्फा 2. तो अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यूज वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2, हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया. ओके, अगेन इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये टर्म आ गई. अब ये इक्वेशन आपको दिख रहा है कि काफी बड़ी इक्वेशन है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ टर्म्स जो रिपीट हो रही हैं उनको हम एज कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं. जैसे कि ये 2mv0 a स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर है. ठीक है, ये जो आपके पास आ रही है टर्म, इसको ले लिया हमने गामा. ठीक है, और ये जो आपके पास 1 माइनस, जस्ट अ मिनट, ये जो आपके पास 1 माइनस 5 अपॉन v0 रेज टू द पावर हाफ है, इसको हमने ले लिया बीटा, जस्ट इसको इजी बनाने के लिए, बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, अभी इजी लगेगा. अब हम लिख देते हैं 2 कॉट गामा बीटा. ठीक है, यहां पर गामा बीटा अपॉन ए, फिर अपॉन गामा अपॉन ए रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, फिर माइनस गामा अपॉन ए अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन गामा बीटा अपॉन ए. ठीक है, तो ये 1 माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस इसका स्क्वायर विच इज 1 प्लस 5 अपॉन वी नॉट. ओके, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन वी नॉट. सो जहां जहां भी 5 अपॉन वी नॉट है, हमने 1 माइनस बीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट लिख दिया. ओके, फिर अगेन बीटा को लिख दिया cos थीटा बाय 2. तो ये हमारे पास आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 अपॉन cos थीटा बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय 2. अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या है, sin थीटा बाय 2. ओके, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा एंड 2 cos थीटा sin थीटा होता है sin 2 थीटा. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर थीटा बाय 2 है तो आपके पास साइन थीटा आ गया. तो अल्टीमेटली हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज किया और हमारे पास आ गया cos थीटा अपॉन हाफ साइन थीटा. फर्दर ये है 2 cot गामा बीटा. सो 2 cot गामा बीटा इज हाफ था cos थीटा अपॉन हाफ साइन थीटा, तो 2 आपका न्यूमरेटर में चला गया. सो 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा विच इज 2 cot थीटा.
तो 2 से 2 आपके कैंसिल, कॉट गामा बीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब हम कॉट भी रिमूव कर सकते हैं बट आपने कैंसिल करके नहीं दिखाना। सो गामा बीटा इज 5। सो दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ पर अब लेट कर रहे हैं कि लेट गामा बीटा इज 5। हर कॉम्प्लेक्स टर्म को हमने सिंप्लीफाई करने के लिए उसको किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। सो कॉट 5 इज कॉट थीटा। कॉट 5 क्या होता है? कॉस 5 अपॉन साइन 5। कॉट थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो कॉस थीटा साइन, let me correct it, cos phi sin theta. So this is equal to cos theta sin phi. So sin theta cos phi, यहाँ पर हमारे पास दोनों, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे, सो एक ही साइड पर ले जाते हैं दोनों को। सो वो आ गया साइन फाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस फाई। ओके, और ये क्या है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, एंड दिस इज जीरो। और जीरो कब होता है साइन? जब साइन एन पाई होता है। सो दिस implies phi minus theta is n pi, so phi is equal to n pi plus theta। ये कुछ कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टाइप है। अब वापस से सब कुछ रीसब्स्टिट्यूट करना है। फाई क्या था? गामा बीटा। सो थीटा बन गया आपका, और थीटा 2 cos इनवर्स बीटा। सो फाई की जगह आपने गामा बीटा लिख देना है एंड थीटा की जगह आपने 2 cos इनवर्स बीटा। सो आपके पास आ गया गामा बीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 2 cos इनवर्स बीटा। और सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? गामा बीटा को y ले लेते हैं और इस पूरी टर्म को z। तो अब अगर हमने ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, सो बिटवीन y एंड बीटा दैट इज प्लॉटेड फॉर गामा इज इक्वल टू 1, तो वो एक आएगी स्ट्रेट लाइन। सो हेयर यू कैन सी, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये गामा इज इक्वल टू 1 के लिए आ गई, क्योंकि सिंपल है, स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला बन रहा है। फिर ग्राफ बिटवीन z एंड बीटा दैट इज प्लॉटेड फॉर n इक्वल टू 0। सबसे सिंपलेस्ट, हमने अगर z और बीटा में ग्राफ प्लॉट करना है तो हम n को 0 ले रहे हैं ताकि हमारे पास सिर्फ बचे z इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स बीटा। ओके, एब्सिसा यानी कि आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स द एनर्जी ऑफ अलाउड स्टेट एज पर द रिलेशन। सो यहां पर आप ये देख सकते हो, ये आपके पास जो पूरा कर्व है ये n की सारी वैल्यूज है, n इक्वल टू 0 पर आपके पास ये सारी वैल्यूज इस कर्व की मिल जाती हैं z और बीटा के बीच में। और जो एब्सिसा है यानी कि यहां पर जो आपके पास ये पोर्शन आएगा x कोऑर्डिनेट पे, दैट विल गिव यू द एनर्जी वैल्यू। सो 1 माइनस फाई अपॉन v नॉट b इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। सो दैट मीन्स E इज इक्वल टू v नॉट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो ये हमने जो भी सारा पीछे से जो भी हमने सब्स्टिट्यूशंस की थी, वी विल यूज देम। और जैसे जैसे आप गामा या वी नॉट को इंक्रीज करते हो, व्हाट हैपन, जो अलाउड एनर्जी स्टेट है दैट आल्सो इंक्रीजेस। तो ये है आपका पोटेंशियल वेल। अब आगे बात डीजेनरेसी की। We know the operation on a wave function describing the state of system by an operator x cap associated with an observable gives the wave function psi multiplied by a constant value। ये तो हमें पता है कि जब भी psi पे कोई ऑपरेटर एक्ट करेगा तो हमें psi मिल जाता है वापस, बट मल्टीप्लाइड विद सम कांस्टेंट वैल्यू। और यहां पर हम psi को बोलते हैं आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर एक्स कैप, और अल्फा क्या है आपका? आइगन वैल्यू। तो अब देयर कैन बी नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट्स हैं, एंड नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर का काम है कि इट विल कन्वर्ट योर साई इनटू अल्फा साई, बट आपके साई भी डिफरेंट हो सकते हैं और उनके आइगन वैल्यूज भी डिफरेंट हो सकती हैं। सो इफ नंबर ऑफ आइगन फंक्शंस और आइगन स्टेट
आइगन फंक्शन को आइगन स्टेट भी कहते हैं। एग्जिस्ट फॉर सिंगल आइगन वैल्यू देन सच आइगन वैल्यू इज नोन एज डीजेनरेट स्टेट। अगर काफी सारे वेव फंक्शंस का या आइगन फंक्शंस का कॉमन आइगन वैल्यू होगी तो उस आइगन वैल्यू को हम डीजेनरेट स्टेट कहते हैं। यानी एक ही अल्फा आइगन वैल्यू साई 1 की भी, साई 2 की भी, साई 3 की भी एंड सो ऑन, तो आपका अल्फा हो जाएगा डीजेनरेट स्टेट। And as the eigenfunction describes the behavior of system, therefore we find the system has state with different behavior, but with different, but with same eigenvalue. Eigenfunction सिस्टम का बिहेवियर बताता है कि आपका वो वेव फंक्शन कैसा है, लेकिन अगर उसकी आइगन वैल्यू सेम है तो इसका मतलब सिस्टम की स्टेट्स हैं जिनका डिफरेंट बिहेवियर है बट सबकी सेम आइगन वैल्यू है। तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं डीजेनरेसी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड द आइगन फंक्शंस जो कि सेम आइगन वैल्यू है जिनकी, उनको हम बोलेंगे डीजेनरेट आइगन फंक्शन। तो पहली बात, अगर काफी सारे वेव फंक्शन की एक कॉमन आइगन वैल्यू है तो उस आइगन वैल्यू को बोलेंगे डीजेनरेट स्टेट, और वो सारे आइगन फंक्शंस को बोलेंगे डीजेनरेट आइगन फंक्शंस, और इस फेनोमेना को बोलेंगे डीजेनरेसी। ओके, so this is all for today. Rectangular potential well, this is also very important concept because ये अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बिल्कुल ऑपोजिट था। So that's all for today. Thank you.